बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिहा सबा। मेरे साथ आज बहुत अच्छी शायरा, सीनियर शायरा, बल्कि मेरी दोस्त शायरा हैं यहाँ, वजाहत नसीम। उनके बारे में जनाब मोहसिन रूपाली ने लिखा है, वजाहत नसीम का शुमार परवीन फना, हमीदा रियाज, किशोर नाहिद के बाद शेरी उफ़क़ पर नुमायाँ होने वाली शायरात में होता है। उनका पहला मजमुआ ख्वाब दरीचे 1979 में शाया हुआ। ये शेरी मजमुआ अदब में इजाफे के साथ साथ शायरा के मुनफरिद अंदाज़ सुखन, धीमे अहम, सादा गुलकार बयान के सबब उनकी पहचान बना। ताबनाक शेरी मुस्तकबिल का जामिन भी। वजाहत नसीम ने ख्वाब दरीचे से अंधी गली में सूरज तक इर्तकाई सफ़र नहायत आहिस्ता रवि के साथ तय किया, लेकिन ये तामुल फिक्री इस्तिकामत के लिए एक लाजमी मरहले की हैसियत रखता है। उनके शेरी रवैये में एतमाद की झलक और लहजे की इंफरादियत का परतो इसी कमगोई और आहिस्ता रवि की देन है। गज़ल हो या नज़्म, हाइकू, इन तीनों असनाफ़ शेरी में वजाहत नसीम को अपने अंदाज में बात कहने का हुनर आता है। उन्होंने सिंध नाज़ुक के जज्बात और एहसासात के साथ गम हयात के मसाइल को तख्लीकी सतह पर फनकाराना सलाहियत के साथ पेश किया। वो एक बाशऊर तख्लीकार होने का सबूत दिया। और बेशक ये हमारी एक बहुत ही बाशऊर बासलाहियत तख्लीकार है। मिलते हैं वजाहत नसीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ में जो कुछ बयान किया। आप यकीनन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आज से नहीं बरसों से। जी हाँ, बहुत बरस पहले की बात है जब अखबारी ख़वातीन में आप एक बहुत अच्छा आप लिखती थी, कालम था। शेर के जवाब में शेर का एक सिलसिला था। हाँ, शेर के जवाब में शेर का एक सिलसिला, और उसमें लोग पढ़ने वाले कारीन जो होते थे वो शेर भेजते थे। कोई भी शेर भेजते थे जो सवालिया होता था, और उसके जवाब में अगर किसी का शेर मेरे जहन में नहीं आया तो मैं खुद शेर अपना तख्लीक करके वो जवाब दिया करती। जी जी। तो ये सिलसिला 2 या 3 साल तक चलता है। बहुत अच्छा सिलसिला। नहीं, बहुत अच्छा था। मेरे जहन में वो है क्योंकि उस जमाने में मैं भी ये सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह साहिवाल होती थी, मैं वहाँ से भेजती थी, तो मुझे बहुत बड़े होने का आपके एहसास था कि नहीं, लेकिन वो बड़ा इब्तिदाई दौर था। मैं तो बिल्कुल इतने ज़्यादा मुशायरों में जब भी शरीक नहीं होती थी, मगर ये कि वो आहिस्ता नबी का जिक्र कर दिया ना, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। कभी कभार जाना, और बस उसी वक़ार के साथ आप आजकल भी उसी तरह है। जी। तो अब इसके ये है कि हम थोड़ा थोड़ा शेर सुनते रहेंगे, अच्छा, साथ साथ और साथ साथ बातें होती रहेंगी। तो ये आपने शुरू कब से किया वैसे? मुशायरों में मुशायरों नहीं, शेर कहना। शेर कहना समझिए, मैंने 71 में मैट्रिक किया है, तो उसके बाद इंटर में जब मैं आई हूँ कराची कॉलेज में, फिजा के नाम से मुझे लाया करता था, तो उसमें मेरी जो टीचर थी उर्दू एडवांस की टीचर थी, उन्होंने कहा कि तुम इसमें अदबी सफ़ा संभालो। अच्छा। तो वहाँ मैंने वो सफ़ा तो क्या संभालना था, संभालना तो आता नहीं था, लेकिन ये कि खुद मैंने गज़ल अपनी कह के उस शायद की, तो वो गज़ल जो है मेरी समझ लीजिए पहली गज़ल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो इंटरव्यू में तो आपको उसका कोई शेर याद है? वो मुझे याद है, यादों की इस पगडंडी पर मैं भी चली हूँ सर को झुकाए, अब गम दौरान से ये कह दो मेरे करीब न आने पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वो गज़ल थी, मेरा में 5 या 6 अशआर मैंने उसमें कहे थे, और वो मेरे पास है मौजूद। अच्छा, सारा मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ये तो अच्छा है, आप रिकॉर्ड भी रखती हैं। जी, रिकॉर्ड था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो 1 साल के लिए मैं उसमें मुझे, लेकिन मुझे अदबी सफ़े की इंचार्ज हो गई। ठीक है, तो फिर आप कोई आप गज़ल सुनाइए या नज़्म जो भी आता है, ये सिलसिला शुरू करते हैं। साथ साथ मेरी पहली किताब ख्वाब दरीचे है, और इस किताब का कुछ ऐसा सिलसिला बना कि मैंने इसे दोबारा शायद नहीं करा सकी, तो इसी में से मैं कुछ ऐसे गज़लें सुनाती हूँ जो मैं अक्सर मुशायरों में पढ़ नहीं पाती। ज़रूर, ऐसा तो सही है कि आप सुनाना, तो लोग इसे सुनेंगे। हमने समझा था फ़कत साहिब दस्तूर ही हो,
हमने समझा था फकत साहिब दस्तूर ही हो, हमने समझा था फकत साहिब दस्तूर ही हो, तुम तो हाकिम की तरह शहर में मशहूर भी हो। हमने समझा था फकत साहिब दस्तूर ही हो, तुम तो हाकिम की तरह शहर में मशहूर भी हो। यूं तो तन्हाई का मफहूम बहुत आसान है, यूं तो तन्हाई का मफहूम बहुत आसान है, रंज कितना है कोई पास भी हो दूर भी हो। यूं तो तन्हाई का मफहूम बहुत आसान है, रंज कितना है कोई पास भी हो दूर भी हो। एक फरिश्ती के जिसे जख्म बना देखा है, एक फरिश्ती जिसे एक फरिश्ती के जिसे जख्म बना देखा है, अब ये अरमान के इस जख्म का नासूर भी हो। एक फरिश्ती के जिसे जख्म बना देखा है, अब ये अरमान के इस जख्म का नासूर भी हो। आपने ठीक कहा लोग बदल जाते हैं, आपने ठीक कहा लोग बदल जाते हैं, आखिर इंसान किसी बात पे मजबूर भी हो। आपने ठीक कहा लोग बदल जाते हैं, आखिर इंसान किसी बात पे मजबूर भी हो। दिल तो अक्सर तेरे मिलने की दुआ करता है, दिल तो अक्सर तेरे मिलने की दुआ दिल तो अक्सर तेरे मिलने की दुआ करता है, ये दुआ काश अना को मेरी मंजूर भी हो। दिल तो अक्सर तेरे मिलने की दुआ करता है, ये दुआ काश अना को मेरी मंजूर भी हो। हमने समझा था फकत साहिब दस्तूर ही हो, तुम तो हाकिम की तरह शहर में मशहूर भी हो। ये जो पहली होती है बड़ी मासूम सी गजलें, और इनमें ना इससे पता चलता है कि आगे तो कितना बढ़ना है, या जो हाँ, ये जो मेरे इम्कानात होते हैं ना वो नजर आने शुरू हो जाते हैं इसमें पहली किताब में। और एक गजल और सुना आपको, ये तो काफी सही कह रही हैं आप, थोड़ी सादा सादा सी गजलें हैं, लेकिन बिल्कुल अंदरूनी जज्बात का इजहार होता है। वो जो शुरू में शेर है वो दस्तूर भी आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, हालात देखे वो शायद जब बात करता है वो सामने आती है चीजें, सामने आ जाती है। तो मैं गजल आपको, कायनात के सारे रंग सजाकर देखूं, कायनात के सारे रंग सजाकर देखूं, अपना आंचल खुशबू से महका कर देखूं। कायनात के सारे रंग सजाकर देखूं, अपना आंचल खुशबू से महका कर देखूं। जिद में आकर बात बढ़ा लेते हैं हम, जिद में आकर बात बढ़ा लेते हैं हम, आज मोहब्बत से उसको समझा कर देखूं। जिद में आकर बात बढ़ा लेते हैं हम, आज मोहब्बत से उसको समझा कर देखूं। दर्द किसी का देखूं कब तक साथ रहे, दर्द किसी का देखूं कब तक साथ रहे, अश्क तुम्हारे अपनी आंख में ला कर देखूं। दर्द किसी का देखूं कब तक साथ रहे, अश्क तुम्हारे अपनी आंख में ला कर देखूं। हर्फ मुकद्दर बन जाएं तो बात ही क्या, हर्फ मुकद्दर बन जाएं तो बात ही क्या, अपनी सारी तहरीरें मनवा कर देखूं। हर्फ मुकद्दर बन जाएं तो बात ही क्या, अपनी सारी तहरीरें मनवा कर देखूं। तारीकी में छोटी सी उम्मीद की लौ है, तारीकी में छोटी सी उम्मीद की लौ है, एक सितारा किरण किरण बिखरा कर देखूं। तारीकी में छोटी सी उम्मीद की लौ है, एक सितारा किरण किरण बिखरा कर देखूं। सारा रास्ता सोच में कटता चला गया, सारा रास्ता सोच में कटता चला गया, सामने आई मंजिल को घबरा कर देखूं। सारा रास्ता सोच में कटता चला गया, सामने आई मंजिल को घबरा कर देखूं। कायनात के सारे रंग सजा कर देखूं, अपना आंचल खुशबू से महका कर देखूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी खूबसूरत शायरी आपकी है। तो अभी मैं इसी में से सुनूंगी, फिर आपकी सब जो में से थोड़ी जी जरूर, जो जिसमें आपको पसंद आएगी ना। जी तो
अब आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल तो अब तक मैं बुटीक चला रही थी अच्छा और वो बुटीक मैंने वाइंड अप कर दी क्योंकि अब घरेलू जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत करीब की बात है कि 1 महीना हुआ बेटे की शादी की, उससे पहले बेटी की शादी हुई, तो ये जो घरेलू मसरूफियात मेरी बढ़ी हैं उसमें मैं घर में बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा वक्त चला गया। ये अब शादी के सिलसिले में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ हूँ। जी हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था तो अब मसरूफ चल रही थी मुसलसल घर के कामों में, निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन आपने जॉब भी की है ना? जॉब मैंने बैंक में की, एक जापानीज फर्म में की, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की, अच्छा और जापान कॉन्सुलेट में की, अच्छा काफी जगह की। अच्छा, लेकिन जब जरूरत हुई यानी ये सारे वक्त तसलसल के साथ तसल्सल से की, बहुत तसल्सल से की। अच्छा। सबसे पहले मैं SMDAD में असेंबली बिल्डिंग में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी। अच्छा, फिर वहाँ से IDBP में गई, फिर वहाँ से हबीब बैंक में गई, अच्छा अच्छा, फिर वहाँ से जापान कॉन्सुलेट आई। तो ये मेरा मुसलसल सफर जो जॉब का है वो 32 साल। अच्छा 32 साल, अच्छा अच्छा। तो अब जो फुर्सत में फिर आपने बाद में बुटीक खोला, बाद में बस फिर जब ये सारी जॉब्स वाइंड अप हो गई तो फिर मैंने अपना काम शुरू किया, बुटीक खोला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए माहौल कैसा था जब आपने शुरू किया था यहाँ पे कराची में, जब इशारों में जाना शुरू किया तो मेरे ख्याल है फातिमा हसन, शाहिदा हसन जी आपके साथ थी कराची में? कराची में ऐसा था कि जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया 1975-76 में आलमी सर्विस में, बाकायदा मुझे जमील जुबैरी साहब लेकर आए थे। जमील जुबैरी साहब, मैं उस वक्त एक जापानीज फर्म में काम करती थी, वहाँ उनके रिश्तेदार थे वो हबीब हसन जुबैरी साहब। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम ये लिखती पढ़ती भी रहती हो, तुम्हें मैं लाता हूँ। जमील जुबैरी साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं और रेडियो पाकिस्तान के आलमी सर्विस में होते हैं, तो वो मुझे लेकर आए वहाँ। जुबैरी साहब ने मेरी गज़लें लिखी और मेरा ऑडिशन लिया, तो फिर उन्होंने मुझे रेडियो के कुछ प्रोग्राम्स दिए। अच्छा, तो उसमें एक तो का प्रोग्राम था, जैसे सुबह 9 प्रोग्राम आता था, इस तरह का प्रोग्राम आलमी सर्विस से भी आता था। अच्छा, उसे अख्तर लखनवी मरहूम साहब कंडक्ट करते थे। अच्छा, तो अख्तर लखनवी मरहूम साहब ने मुझको ये कहा कि तुम्हारी आवाज़ में ना एक तासुर है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें मुसलसल रेडियो के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, आप मुझे बताइए अख्तर भाई। तो उन्होंने कहा कि तुम ना फीचर प्रोग्राम्स किया करो, अच्छा, उसमें तुम्हारी आवाज़ फीचर के लिए बहुत सुविधा है। हम आवाज़ को पहचानते होंगे ना, पता नहीं वो कुछ क्वालिटी देखते होंगे। हाँ हाँ, तो फीचर प्रोग्राम के लिए मुझे बहुत कराए और सुबह का प्रोग्राम भी कराया। वहीं पर फातिमा हसन साहिबा भी आती थी, शाहिदा हसन भी आती थी। वो सीनियर थी आपसे ये तो हम बिल्कुल इक्वल लेवल पर अच्छा, अच्छा। प्रोग्राम्स किया करते थे। अच्छा। फातिमा को भी उसी दौर में प्रोग्राम्स और लेकिन वो सारे शायरी के हवाले से मिलते थे। हाँ हाँ, और शायदा भी अपना कलाम सुनाने आती हाँ, लेकिन आप वैसे वापस मैं आती फीचर प्रोग्राम्स भी करती थी और शेर व इससे शायरी आपका ताल्लुक ज्यादा हुआ ज़्यादा रेडियो इस से? तरह से हुआ कि फिर मैं शायद लतीफ़ साहब ने मुझसे कहा कि आप इंटरव्यूज भी किया करें। अच्छा, तो अच्छी तमाम बड़ी शख्सियात वहाँ आती थी। तो एक मरतबा मेहदी हसन साहब का इंटरव्यू मुझसे कराया, तो मेहदी हसन साहब से बातें करने का मौका मिला। हिजाब इम्तियाज़ अली ताज से अच्छा अच्छा, इंटरव्यू किया। फिर हमेशा बदायूनी साहब का इंटरव्यू किया, बहुत यादगार इंटरव्यू बहुत यादगार। हमेशा बदायूनी साहब का इंटरव्यू तो आप छपा है यहाँ रिकॉर्ड, तो एक रिसाले में छपा था, अखबार जहाँ में शायद छपा था या अखबार खवातीन। तो ये रिकॉर्ड पे हैं ये सारे, अच्छा अच्छा, सारे इंटरव्यूज हैं। अच्छा, तो ये तो आपने कहा मजनू गोरखपुरी साहब का इंटरव्यू किया था। अच्छा, और मजनू गोरखपुरी याद आ रही है उनका जो इंटरव्यू किया था तो वो तो मुझे इतने अच्छे लगे थे, फिर मैं उनके पास हर संडे को जाके बैठ जाती। अच्छा, मैंने उनसे इजाज़त दे दी थी कि मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, आप करंट में आ जाए तो वो जो साइड फराश थे। अच्छा, तो उनके पास भी कोई बातें करने वाला नहीं था। ये मैं आपको समझती हूँ, आदत के लिए आपने जाना उनके पास तो मैं जाती थी उनके पास,
वहाँ शिमला में शुरू से ही आप दरवेशी ऐसी हैं आप। बस अच्छा लगता है मिजाज मुझे, में। अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना मेरा पैशन है। बहुत अच्छे बस मेरे साथ अच्छे लोग हों, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये मेरे मजा आता है आपको। फिर मुझे मजा आता है। हाँ। तो मैं मैडम साहब का जाती थी, वहाँ वो मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, अपने पुराने किस्से सुनाते थे, अपने जहाँ वो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी वहाँ के किस्से सुनाते थे। तो बड़ा अच्छा किस्सा उन्होंने सुनाया, यानी कि मैंने एक स्टूडेंट को गुस्से में ना स्टूपिड कह दिया, यू आर स्टूपिड। वो स्टूडेंट तो आ गया, ऐसा लगा कि जैसे ही मुझे मार देगा, कहने का आपने मुझे गाली दी। तो वो अंग्रेजी के भी प्रोफेसर थे ना, मैडम साहब कहने लगे तुम्हें ना अल्फाज की डेप्थ में जाने का कोई शौक नहीं, लिहाजा मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाओ और ये सब फाइंड आउट करो कि स्टूपिड के असल मायने क्या है, फिर मुझसे बात करना। इस तरह की बातें वो बहुत करते थे। उनकी बेगम भी बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी बेगम, बड़ी मुश्किल, बड़ा अच्छा माहौल समझते थे। तो चलिए हम वहाँ से निकलते हैं और अपनी कोई नज़्म या गज़ल जो भी आप सुनाना चाहें वो साथ साथ हमारा। हाँ जी। तो ये एक मेरी गज़ल है जो मुश्किल ख्वाजा साहब को बहुत पसंद आई थी, और ये मेरी पहली किताब है काबिल। दिखाइए जरा इनको काबिल से हाँ, पहली किताब दोबारा नहीं छपाई अभी। ये मैं अब रिप्रिंट कराऊंगी क्योंकि इसके बारे में ये है कि मेरे पास बहुत कम रह गई है और मन है तो ये पढ़ने की। तो इस पर रईस अमरोही साहब ने लिखा, मुश्किल ख्वाजा साहब ने लिखा, और राघव मुरादाबादी साहब ने लिखा। तो इस किताब में मुश्किल ख्वाजा साहब ने दिबाचा लिखा। अच्छा। ये दिबाचा मैं समझती हूँ कि मेरी शायरी को निर्मेज करने में सबसे बड़ा मुआविन साबित हुआ। अच्छा। क्योंकि मुश्किल ख्वाजा साहब ऐसे आराम से की तारीफ तो उनसे कुछ आपको पता होगा कि मुश्किल ख्वाजा साहब तो जो कॉलम्स लिखा करते थे खाना बदोश के नाम से, वो रिसालत में भी छपा करते थे, और वो एक और रिसाला था सलाउद्दीन साहब ने निकालते थे, तो उसमें भी वो छपा करते थे। तो मुश्किल साहब किसी के लिए जो भी लिखते थे उसमें वो एक हिस्सा उठाने वाली बात, थोड़ा सा तमस्कुर, थोड़ी सी कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे कि वो उसको लग जाती थी, और वो शख्स कहता था आप लिखता तो बहुत अच्छा होगा, ये क्या लिखा है? तो इसको वो बड़ा नहीं, आपकी ये बात भी अच्छी है कि आप अपनी बजाय दूसरों की बातें अपने लोगों की बता रहे हैं, तो आमतौर पर लोग अपनी ही बात करते हैं ज़्यादातर। तो साहब ने जो ये लिखा ना मेरे लिए, जी मैं इसको बहुत ये मंजूर लिखा है वैसे नहीं, उन्होंने न से लिखी है दिबाचा है। उसमें से कोई हिस्सा अगर या मैं सुना देती हूँ नहीं, ये इसको अच्छा खासा लंबा है, लेकिन नहीं कोई खास हिस्सा जो आपको ज़्यादा पसंद हो, वरना आप अपनी सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मैं इसको समझती हूँ ये मेरी शायरी के लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। हाँ। कि उन्होंने नहीं, आपको आवाम ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, फिक्र नहीं कर रहे बहुत लोगों ने दे दिया किसी एक के कहने से, लेकिन वो बहरहाल उनका कहा बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जो आपको एक पजीराई है ना पब्लिक में, और लोग आपकी इज्जत बहुत करते हैं, बहुत तो ये सब जो आपका रवैया जिस तरह से आप लेके चलिए शायरी को, तो एक बड़ा लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए काबिल तकलीफ है जो एकदम शोहरत की तरफ भागते हैं। आपको पता है आजकल तो बड़ा अजीब सा, तो वो उनके लिए ये है कि जब अल्लाह ताला ने शोहरत देनी है, इतनी देनी है, वो तो मिल ही जाएगी। बिला वजह ये जो भाग दौड़ करते हैं वो वक्त ही गुबार की तरह होता है और बस खत्म हो जाता है। तो आपने तो ये मिसाल तकलीफ कर सकते हैं ना नई नस्ल में। लेकिन ये देखिए कि अब आप और हम खुद ये मुशाहिदा कर रहे हैं कि नए शायर और शायरा जो आ रहे हैं उनके नाम से हम वाकिफ भी नहीं होते, और उनकी शायरी की किताब मौजूद होती। कैसी अजीब सी बात है। तो ये मुश्किल साहब ने जो लिखा है मैं बहुत इज़्ज़तदार बना के रखती हूँ। चलिए हम आगे यहाँ से निकले थोड़ा सा और अपनी शायरी की तरफ जाएं। तो मैं गज़ल सुनाती हूँ आपको। ये मैंने इसी काबिलियत में है, मगर ये मैंने बहुत कम पढ़ी है। ये कि उस वक्त के जो हालात थे उनको मद्देनजर करके ये गज़ल कही थी। लेकिन मैं समझती हूँ
کہ یہ جو غزل ہے یہ آج بھی اسی طرح اپلائی ہو رہی ہے آج کے ماحول میں؟ بالکل شاعری تو پرانی ہوتی ہے، جو دل سے لکھی ہوئی شاعری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس کی تو موقع نکلتے رہتے ہیں. آپ بعض دفعہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس موضوع پہ تو میں نے ایسے تو نہیں سوچا تھا، لیکن وہ چیز ہوتی ہے آپ کے تو آج بھی وہی چیز لگتا ہے کہ ماحول وہی ہے، ماحول بدلا نہیں، شاید اور خراب ہو گیا. اور کیا. تو یہ غزل ہے: اور جزائے خیر بھلا افکار پہ کیا دی جائے گی، اور جزائے خیر بھلا افکار پہ کیا دی جائے گی، ہر ذی روح کے اندر ایک پیکار بڑھا دی جائے گی. اور جزائے خیر بھلا افکار پہ کیا دی جائے گی، ہر ذی روح کے اندر ایک پیکار بڑھا دی جائے گی. اب جو مخالف ہوئے کبھی آثار سزا دی جائے گی، اب جو مخالف ہوئے کبھی آثار سزا دی جائے گی، ایک سطر کی خاطر ہر دیوار گرا دی جائے گی. جو وال چیکنگ ہوتی ہے. اب جو مخالف ہوئے کبھی آثار سزا دی جائے گی، ایک سطر کی خاطر ہر دیوار گرا دی جائے گی. شعلے بو کر کون گیا یہ بات دبا دی جائے گی. واہ واہ واہ. شعلے بو کر کون گیا یہ بات دبا دی جائے گی. بات دبا دی جائے گی. آگ اگلتے شہروں کو ہر بار ہوا دی جائے گی. شعلے بو کر کون گیا یہ بات دبا دی جائے گی. آگ اگلتے شہروں کو ہر بار ہوا دی جائے گی. کچھ لمحوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ذرا سی مدت میں، کچھ لمحوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ذرا سی مدت میں، ہستی بستی آبادی سنسار کرا دی جائے گی. کچھ لمحوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ذرا سی مدت میں، ہستی بستی آبادی سنسار کرا دی جائے گی. سر جھک جائے گا بڑھتے ظلم کے آگے ہمت کا، سر جھک جائے گا، سر جھک جائے گا بڑھتے ظلم کے آگے ہمت کا، اور بھرم رکھنے کو ہر دستار چھپا دی جائے گی. سر جھک جائے گا بڑھتے ظلم کے آگے ہمت کا، اور بھرم رکھنے کو ہر دستار چھپا دی جائے گی. جب بھی کسی نے سوچا باہم ربط بڑھانے کو، جب بھی کسی نے سوچا باہم ربط بڑھانے کو، جب بھی کسی نے سوچا باہم ربط بڑھانے کو، کہتے ہیں اس روز نظر تلوار بنا دی جائے گی. جب بھی کسی نے سوچا باہم ربط بڑھانے کو، کہتے ہیں اس روز نظر تلوار بنا دی جائے گی. چلو ذرا زندانی شب سے پوچھیں اس کا حال، چلو ذرا زندانی شب سے پوچھیں اس کا حال، سنا ہے اب کچھ اور شبِ بیمار بڑھا دی جائے گی. چلو ذرا زندانی شب سے پوچھیں اس کا حال، سنا ہے اب کچھ اور شبِ بیمار بڑھا دی جائے گی. آپ ثبوت کے طور پہ کچھ دن ہمارے ہو رہیے، آپ ثبوت کے طور پہ کچھ دن ہمارے ہو رہیے، دھوم مچانی کیا مشکل سرکار مچا دی جائے گی. آپ ثبوت کے طور پہ کچھ دن ہمارے ہو رہیے، دھوم مچانی کیا مشکل سرکار مچا دی جائے گی. موت سے پہلے مژدہ سن لے شاید کبھی نسیم، موت سے پہلے مژدہ سن لے شاید کبھی نسیم، جان سے پیاری عرض وطن گلزار بنا دی جائے گی. موت سے پہلے مژدہ سن لے شاید کبھی نسیم، جان سے پیاری عرض وطن گلزار بنا دی جائے گی. اور جزائے خیر بلا افکار پہ کیا دی جائے گی، ہر ذی روح کے اندر ایک پیکار بڑھا دی جائے گی. مزہ آیا. اور بتائیے، اور دوسری آپ کی کتاب کون سی؟ یہ دوسری کتاب اندھی گلی میں سورج ہے. اس کتاب میں غزلیں اور نظمیں ہیں، اور اس میں بھی ایسا ہی ہے، غزلیں نظمیں نعتیں. اس
इसमें तो 1-2 नातें थी, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा नातें भी रखी हैं। और ध्यान बढ़ता जाता है ना। हाँ, जी हाँ। फिर इस अरसे में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने हज का सफ़र किया, उम्रे किए, तो वो भी मेरे पर असर था। तो मैंने नाते भी गई, तो कुछ वहाँ भी आमद हुई है? जी बिल्कुल, वहाँ तो एक मेरी नज़्म है नातिया, जो उस सफ़र के दौरान मैं सफ़र कर रही थी और मैं कह रही थी मुझे। अच्छा अच्छा। तो इत्तेफाक की बात है, वहाँ पे हमने एक मुशायरा किया अच्छा। उम्र के बाद ना, तो सभी रहमानी भी वहाँ थे। अच्छा। और अच्छा, सभी रहमानी शम्स साहब भी थे, तो ये सब लोग मोहसिन बुखारी साहब भी आ गए थे। अच्छा। ये ऐसे ही मिल गए थे, हरम में मिल गए थे। हाँ हाँ, ऐसे होता है, हमें भी कुछ शायर मिले थे वहाँ पे। हाँ, तो फिर हमने वहाँ वो कर लिया मुशायरा, नाते मुशायरा। किसी जेदा में जगह जेदा में नहीं, वहीं मक्के में ही किया था। मक्के में। वहाँ भी मैंने वो तालीम सुनाई, तो वो उसी दौरान सफ़र वो जो मेरी नज़्म है वो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, हमें भी वो मदीने में आ गए थे शायद, पता चल जाता ना बात, कहीं खबर छप गई तो मदीने में फिर शायर आ गए, फिर हमारे हमें भी ले गए थे मुशायरा को ले गए। बड़ा मज़ा आता है। हाँ, ये हैरत होती है कि आपको बहुत जगह बहुत कुछ जान रहे होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में। और आपको भी अच्छा लगता है कि वहाँ भी शेर कहने वाले मौजूद हैं, कहने वाले मौजूद हैं, और उनको जब पता चल जाए कहीं तो वो मिलने के लिए आ गए फैमिली के साथ, और वो भी ज़ाहिर है इबादत की जगह। तो मस्जिद हमारी कितनी अच्छी जगह है, पहले तो बहुत ही या जैसे बाद मुल्कों में अभी एक मरकज बना होता है मस्जिद, वहाँ सब अपने मसले हल होते हैं। और हमें भी पाकिस्तान में भी मस्जिदों का पाकिस्तान में भी ऐसे होना चाहिए, ख़वातीन के लिए मस्जिदों में नमाज पढ़ने का कितना उम्दा इंतजाम है वहाँ, कि आप सफ़र में कहीं भी हो, ख़वातीन के लिए मस्जिद में अलग जगह रखी जाती है, जाती हैं नमाज। नहीं, वैसे भी एक मैंने अमेरिका में ना वहाँ मसाइल भी हम देते हैं मस्जिदों में, तो हमारी बेटी की जैसे कुछ घंटे उन्हें हफ्ते में जाके तो बहुत सारे काम करते हैं, लोगों के लिए नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये बर्तन हफ्ते से पहले था उस तरह होना चाहिए, बिल्कुल। मैं समझती हूँ पाकिस्तान में भी मस्जिदें ऐसी ऐसी वहाँ मुकामात पे तो कम अहम होना काम चाहिए। यानी तो लोगों की मदद इस तरह से भी होती है। और चलिए बहरहाल आप कोई नाच सुना दें वो जो आप तो जिसका जिक्र कर रहे हैं। वो नाच शायद इसमें है, वज़ाहत वसीम हमारे साथ हैं और आप उनको समझे हैं, बहुत ही अच्छी शायरा हैं ये, सब लोग इनको की बड़ी इज्जत करते हैं। और भाई को भी आप कहते हैं, गजल भी, नज़म भी सब। अच्छा, नज़म भी लिखती हैं आप? अभी मैं रात को देखी अमर वारसी साहब के दबिस्तान वारसिया के सिलसिले में मैं लिख रही थी। अच्छा। तो वो दबिस्तान वारसिया उनका एक ऐसा उम्दा सिलसिला है जिसमें उन्होंने 24 साल से वो काम कर रहे हैं, और नातिया मुशायरे कराते हैं, तहरीर मुशायरे, लेकिन रदीफ वो एक रखते हैं और उसमें मिसरे तरह कोई और, मतलब तरह कोई और जो भी शायरी में अपनी मर्जी से, मतलब मैं आपको रदीफ दे दूं फूल, तो अब फूल पे आप किस बहर में लिखना पसंद करेंगे? बहर आपकी बहर भी अपनी है वो, तो फिर मिलते भी नहीं होंगे इस तरह ना, यानी किसी का किसी से कलाम नहीं मिलता, किसी का फूल आगे मिलता है, फूल आगे मिलता है, गुलदस्ता बन जाता है, गुलदस्ता बन जाता है। तो उसके मुशायरे होते हैं साल में 12 मुशायरे। तो अच्छा है, तो मैं किताबी शक्ल देते हैं। मैं तो कभी गई नहीं, लेकिन मालूम अच्छा लग रहा सुन के, बड़ा अच्छा सिलसिला है। तो वो तो क्योंकि वरना जो ये तरह ही होते हैं वैसे इतने एक जैसी चीजें सुना रहे होते हैं तो वो अच्छे नहीं लग सकते। नहीं, जैसे आप बता रही हो बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सिलसिला है। उसमें खुद आपको अपना तकलीफ रुझान आपका सामने आता है ना,
کس بہر میں آپ کہنا پسند کرتے ہیں، وہ تو کیسی تخلیق آپ کرتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہ اب ایک مصرع طرح دے دیا تو اسی مصرع طرح میں تو توارد بھی ہوتا ہے، تکرار بھی ہوتی ہے. ایک شعر ٹکراتے ہیں نا، بالکل تھوڑا تھوڑا سا لیکن اس شاعر کا شعر نہیں مصرع نہیں ٹکراتے. اور نہیں مجھے اچھا لگا، میرے کو بدل ہی جاتا ہے ظاہر. اور وہ پھول دے دیا، کبھی کوئی مدینہ دے دیا، کبھی کوئی. تو ان کے 24 سال سے مشاعرے ہو رہے ہیں اور ان مشاعروں میں باقاعدگی سے جو لوگ شرکت کرتے ہیں ان کے اپنے نعتیہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں. اچھا ہاں ظاہر اتنا کلام ہو گیا. تو آپ بھی کرتی ہیں شرکت؟ میں کبھی کبھی کرتی ہوں. اور لکھتی ہیں یعنی اگر آپ کو پتہ لگے کہ اس دفعہ کیا تھا تو لکھتی ہیں یا نہیں؟ میں لکھتی ہوں. ابھی قمر بھائی نے 12 ردیفے مجھے دے دیں گی، کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک پہ لکھتے ہیں اور آ جانا، جس دن لکھ دو اس دن تو مشاعرے میں آ جانا. اچھا تو میں نے لکھ تو دی تھی لیکن میں جا نہیں سکتی. پھر میں نے ان سے کہا قمر بھائی میں نے لکھ تو دی مگر میں مشاعرے میں شرکت نہیں. آن لائن نہیں کرتے اس کو؟ نہیں وہ آن لائن نہیں، وہ سارا کتابی شکل میں. کتابی شکل میں تو ہے، لیکن شاعر جو شاعر ہوتے ہیں ان کے ساتھ فیس بک پہ یا کہیں پیج بنا کے میرے والے ابھی وہ اس طرف آئے نہیں ہے تو سارا ریٹن مٹیریل ہے ان کے پاس سارا تحریری شکل میں. ہاں یہ کام کرنے والا ہے تو دینا چاہیے کہ ان پہ زیادہ لوگوں تک اس پھیل میں جاتا ان ہے. کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اعزاز بھی ملا ہے. ملنا چاہیے کہ تو ویسے ہی مل جاتے لوگوں کو، ایسا جو کام کرتے ہیں ان کو تو ملنا چاہیے. وہ نظم کوئی جو آپ کا دل کرے وہ سنائیں. وہ میں نظم سنانا چاہتی تھی. چلیے وہ ہم پھر ایک دفعہ اس کو رکھ لیتے ہیں تو آپ کی نظر پڑے گی تو آپ سنا دیجیے گا. تو جی میں آپ کو غزل سناؤں؟ جو آپ کا دل کرے، غزل سنائیں، نظم سنائیں، جو آپ کا دل کرے. وطن کے حوالے سے. وطن کے حوالے سے جو بھی آپ کا دل کرے آپ سنائیں. آپ کتنا کلام کا ہے. کل کتنی کتابیں آپ کی؟ 3 کتاب. میری 5 کتابیں آ سکتی ہیں، اتنا مٹیریل ہے لیکن میں 3 کتابوں کے بعد کانسنٹریٹ نہیں کر پائی، شائع کرنے کی طرف نہیں آ پائی. مٹیریل ہے اور میں اس کو سلیکٹ کرنے بیٹھوں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ میں نعتیہ مجموعہ کلام نام ابھی وہ اتنی نعتیں میں کہیں نہیں پائی کہ میں پورا نعتیہ مجموعہ جو وہ لاؤں تو پھر میں غزل پہ کام کروں. اچھا اچھا تو آپ رک جاتی ہیں ایک ذریعے غزل پہ کہنا، نظم پہ کہنا، یا ذہن بنا لیا کہ میں نے نعت لکھنی ہے اس کے بعد آگے کرنا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، مطلب لکھ تو لیتی ہوں، میں کچھ بھی لکھ لیتی ہوں مگر میں اپنے طور پر یہ جاننا چاہ رہی ہوں، یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرا پہلے نعتیہ کلام ہے. بہت کچھ نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، نعتیں اتنی بری نہیں. ایک ملا کے دیتے ہیں. مجھے یہ سارے صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ کچھ کلیات لیا وہ سیاہ آ جائے، اچھا رہے گا. وہ اس میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، سارا کلام آ جائے. سارا کلام آ جائے گا، پھر بعد میں اس کو چاہے آپ الگ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی کر سکتی ہوں، آپ یہ کر سکتی ہیں. تو جو نظم ہے وہ مجھے جی سر اس کا میں نے عنوان رکھا ہے اذن سفر. یہ بالکل ایسا ہوا ہے کہ میں سمجھ لیجیے کہ روضے کی جانب آنے والی ہوں اور راستے میں بارش ہو رہی اور وہ سفر ہمارا دھیرے دھیرے ہونا شروع ہوا تھا اور میں یہ مصرع کہتی چلی جا رہی. یہ کیفیت کی نظم. فلک رنگوں کی آمیزش بدلتا جا رہا ہے. فلک رنگوں کی آمیزش بدلتا جا رہا ہے. پہاڑوں کے بہت سے سلسلوں کے بیچ لمبے راستے پر ہوا نے ہلکی بارش سے وہ چھڑکاؤ کیا ہے کہ ذہن و دل ابھی سے خوشبوئے خاک مدینہ سے معطر ہو گئے. فلک رنگوں کی آمیزش بدلتا جا رہا ہے. پہاڑوں کے بہت سے سلسلوں کے بیچ لمبے راستے پر ہوا نے ہلکی بارش سے وہ چھڑکاؤ کیا ہے کہ ذہن و دل ابھی سے خوشبوئے خاک مدینہ سے معطر ہو گئے ہیں. ابھی تو وہ مقام آیا نہیں ہے جہاں میرے نبی کا جسم اطہر
सरापा नूर नखत बन के सदियों से अभी तक दो आलम पर करम फरमाया। अभी तो वो मुकाम आया नहीं है जहाँ मेरे नबी का जिस्म अतहर सरापा नूर नखत बन के सदियों से अभी तक दो आलम पर करम फरमा रहा है। अभी वो वक्त भी आया नहीं जब दरे खैरुल वरा पर मैं जबी साई को जाऊं हाजिरी दूं। अभी वो वक्त भी आया नहीं जब दरे खैरुल वरा पर मैं जबी साई को जाऊं हाजिरी दूं। खुशा उस रास्ते पर हो गया मेरा सफर मुमकिन जहाँ हिजरत बसत एजाज अपना वाक़या हर आने वाले को सुनाती है। खुशा उस रास्ते पर हो गया मेरा सफर मुमकिन जहाँ हिजरत बसत एजाज अपना वाक़या हर आने वाले को सुनाती है। मैं इस एजाज पर नाज़ा हूँ और मुझको यकीन है सफर का ये मुबारक दिन मेरी खुशकिस्मती आगाज करने को मुझे उस रास्ते पर ले चला है जहाँ से जिंदगी अपनी बशारत आप पाती है, जहाँ से रोशनी अपने लिए इम्कान लाती है। खुशा उस रास्ते पर हो गया मेरा सफर मुमकिन जहाँ हिजरत बसत एजाज अपना वाक़या हर आने वाले को सुनाती है। मैं इस एजाज पर नाज़ा हूँ और मुझको यकीन है सफर का ये मुबारक दिन मेरी खुशकिस्मती आगाज करने को मुझे उस रास्ते पर ले चला है जहाँ से जिंदगी अपनी बशारत आप पाती है, जहाँ से रोशनी अपने लिए इम्कान है। अब नज़्म कहिए तो मैं एक आध नज़्म और भी सुनाऊं। फितरत इसका नाम फितरत। फिर आपसे आगे चल के मैं वो सुनूंगी बहुत मकबूल है ये जो चीजें आपको पसंद है, ये भी आपकी पसंद की आई है ना? ये भी इसी तरह की कैफेट में मैं अपने बच्चों को लेकर नारायण कावन सैर कराने ले गई थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, एक प्रोग्राम बना लिया था तो वहाँ बच्चे मेरे खेलते थे रहते थे मैं नाज़िम से। फितरत इसका पाँव तले सब्जा जो बिछा है इसकी नरमी और ठंडक एक नशा देती है। पाँव तले सब्जा जो बिछा है इसकी नरमी और ठंडक एक नशा देती है। दूर तलक में नंगे पाँव चलती जाती हूँ, घास में उगने वाले पीले फूलों पर बैठी तितली अपनी मोहब्बत इनसे कहने आई है। दूर तलक में नंगे पाँव चलती जाती हूँ, घास में उगने वाले पीले फूलों पर बैठी तितली अपनी मोहब्बत इनसे कहने आई है। दूर पहाड़ों की चोटी पर बादल बर्फ का ढेर उन्हें सौगात में देने आए हैं। दूर पहाड़ों की चोटी पर बादल बर्फ का ढेर उन्हें सौगात में देने आए हैं और वफा करने का वादा पक्का करते हैं। दूर पहाड़ों की चोटी पर बादल बर्फ का ढेर उन्हें सौगात में देने आए हैं और वफा करने का वादा पक्का करते हैं। हर जानिब ऊंचे पेड़ों और ठंडी घास ने अपना रंग जमा रखा है। हर जानिब ऊंचे पेड़ों और ठंडी घास ने अपना रंग जमा रखा है। बर्फ फिसल कर उनको छूने आती है और फिर पानी बन जाती है। हर जानिब ऊंचे पेड़ों और ठंडी घास ने अपना रंग जमा रखा है। बर्फ फिसल कर उनको छूने आती है और फिर पानी बन जाती है। चिड़िया उस पानी में नहाकर पर फैला कर जाती है। क्या चिड़िया उस पानी में नहाकर पर फैला कर गाती है। रंगों और खुशबू का ये बेदार अमल
इस वादी की भरपूर कशिश बन जाता है वाह वाह और मेरे बच्चों की हंसी इस हुस्न को दुगना करती है। वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रंगों और खुशबू का ये बेदार अमल इस वादी की भरपूर कशिश बन जाता है वाह वाह और मेरे बच्चों की हंसी इस हुस्न को दुगना करती है। वाह वाह। माँ ने बच्चों को उसको बुलाया, उसको खूबसूरती से, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी और मैं आपको ताज़ा कलाम में से कुछ सुनाऊं? जी जरूर जरूर। ये तो मेरी किताबों में है। किताबों में भी किताबें तो भी रह गई हैं आपकी, तीसरी रह गई। ये तीसरी किताब जो है ये हाइक का मजमूआ है और इस पे मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर अबुल खैर कश्मी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज से मेरी हाइक को सराहा और कहा कि ये समय उन्होंने ही कहा कि मैं शायद हाइक में कुछ काम कर सकती हूँ। अबुल खैर कश्मी साहब ने हाइक मुशायरों की कराची में दावत डाली थी और उसके बाद से जब से हाइक मुशायरे जापान कॉन्सुलेट के तहत वहाँ कराची में मुनक़िद हुए, मैं हमेशा शिरकत करती रही। अच्छा बहुत कम मुशायरे ऐसे हैं जो मैंने रहना किए, तो मुस्तकिल में तो काफी हुए वहाँ पे मुशायरे? जी वहाँ मेरा ख्याल है अब 24 के मुशायरे, यानी सालाना हर साल मुशायरे? एक मुशायरा। अच्छा तो यानी वो भी आप 24-25 साल का काम बता रही हैं। 24-25 साल से लोग लगे हुए तो काम। मैं तो वहाँ पर पढ़ाती भी थी ना कॉन्सुलेट में, अच्छा अच्छा मैं तो बाकायदा वहाँ से वापस करती थी, तो वहाँ की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना मुझे ज़ाहिर अच्छा लगता था। वहाँ की सबसे अच्छी एक्टिविटी ये थी जापान कॉन्सुलेट के तहत हाइक मुशायरों का इनकार। शायरों को लगी भी नहीं सबसे अच्छी उनके बदले तो सब लोग आते थे। हाँ। शुरू नहीं आप- उनका उनके और भी काम होंगे अच्छे, लेकिन ये आपको इसलिए और भी बहुत अच्छे काम हैं, जाहिर है। लेकिन किताबी शक्ल में जैसे ये उन्होंने जितने मुशायरे किए मेरे ख्याल में 5 या 10 मुशायरे ऐसे किए कि जिन्होंने किताबी शक्ल में उन्होंने शायद किए। अच्छा ये बहुत अच्छा है। ये कॉन्सुलेट में हुआ ये। अच्छा फिर उन्होंने तकसीम किए दिए आप लोगों को? वो जाहिर है हर शायर के पास पहुंचे, अच्छा बहुत अच्छे तो। लेकिन उसके बाद से वो सिलसिला मौकूफ हो गया, सिर्फ मुशायरे ही हुए और मुशायरे होते हैं लेकिन वो छपते नहीं, किताबी शक्ल नहीं है। अच्छा सीडी वगैरह नहीं बनती है? सीरीज कवर नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियोस बनती है, रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा वो लाइब्रेरी में कॉन्सर्ट की लाइब्रेरी में महफूज होती है, जाहिर है इतना हम काम करेंगे तो महसूस तो करेंगे, लेकिन वो किताबी शक्ल में नहीं हाँ, होती और है। आप लोगों के पास नहीं है उसका? नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड चलिए जो है उनके पास है। चलिए आप इसमें से सुनाइए जी तो इसमें से मैं आपको कुछ कोई चीता चीता। मैंने तो जो जापानी अदब में जितनी हाइक कही गई है उनमें एक मशहूर किताब है जिसमें 100 मशहूर तरीन हाइक, अच्छा जापान की तारीख में जो 100 मशहूर हाइक कही गई है अच्छा वो एक किताबी शक्ल में मौजूद है, अच्छा उसमें से भी मैंने तर्जुमा किया। अच्छा तो वो इसमें शामिल नहीं है लेकिन वो मैंने अलहदा से महफूज अभी रखा हुआ है, अगली किताब में आएगा ये जो अल्लाह ने चाहा तो मजमूआ वो जो क्या कहते हैं आपका एक और आने वाली। क्योंकि वो बहुत मशहूर हाइक है जो जापान तो आपने 100 हाइक का किया तर्जुमा या 100 का नहीं किया लेकिन उनमें से सीधा सीधा नहीं, अच्छा वो बड़ी मशहूर किताब है, जापान के लिटरेचर में बड़ी अहम किताब है। जी तो अब हम सुनाएंगे मैं एक दो सुनाने का सफर जरा हम तेज करते हैं ना। अच्छा यहाँ जो मुशायरे में मैंने हमदिया नात और नातिया हाइक भी कही, हमदिया और नातिया हाइक भी मैंने जी कहना शुरू की तो सब शुरा ने कही, तो मैं हमदिया हाइक आपको सुना। जी नक्श हुआ दिल पर, नक्श हुआ दिल पर, काबे का एक एक मंजर, काबे का अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, नक्श हुआ दिल पर, माशाअल्लाह काबे का एक एक मंजर, अल्लाह सुभान सुभान। रस का रास्ता दूर, रस का रास्ता दूर, शहद की मक्खी लेती है सूरह नहल से नूर। वाह 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 रस का रास्ता दूर, वाह वाह शहद की मक्खी लेती है सूरह नहल से नूर। सूरह नहल से सूरह नहल
नहर शहद की मक्खी को कहते हैं ना, और उसी में शहद की मक्खी का तफसील कि वो कहाँ से रस लाती है और कैसे वो फूलों को फराहम करती है और फूलों से रस लेती है और कैसे शहद बनता है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, तस्नीम असलम साहिबा का एक ड्रामा था जिंदगी गलबन, तो उसका आपका सॉन्ग था टाइटल सॉन्ग। वो टाइटल सॉन्ग तस्नीम ने बड़ी खुशी खामोशी के साथ बना लिया और फिर एक दिन मुझे कहा कि तुम्हारा टाइटल सॉन्ग, तुम वो ड्रामा देखना जिंदगी, कुछ नजर आए तो मुझे बताना। अच्छा, आपको बताया था, आपसे इजाजत नहीं? बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने टाइटल सॉन्ग दे दिया, ना कोई इजाजत ना कुछ, मगर उनको बहुत खुशी थी कि वो बड़ा अच्छे रिकॉर्ड भी हुए थे। महनाज की आवाज़ में शायद वो गजल। अच्छा, तो वो महनाज की तो आवाज़ इतनी बहुत खूबसूरत अच्छी आवाज़। हमने भी इधर दुबई में बुलाया था उनको, तो हामिद अली खान और काफी उनके साथ तस्वीरें वगैरह काफी पढ़ते हैं। तो वो बहुत अच्छी है। वो टेलीकास्ट हुआ, फिर उसके बाद वो दोबारा आया, ऑन एयर हुआ, हमेशा लोगों को पसंद है। वो गजल थी कि जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। वाह। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। वाह। आरिज़ा हुआ लाहिक कोई इन दिनों दिल को, आरिज़ा हुआ लाहिक कोई इन दिनों दिल को, हम जो मुतमईन होकर बेकरार होते हैं। बस। आरिज़ा हुआ लाहिक कोई इन दिनों दिल को, हम जो मुतमईन होकर बेकरार होते हैं। क्या अजब कि हम कोई एक फैसला कर लें, क्या अजब कि हम कोई एक फैसला कर लें, वाक़ई तो दुनिया में बेशुमार होते हैं। बस। क्या अजब कि हम कोई एक फैसला कर लें, वाक़ई तो दुनिया में बेशुमार होते हैं। उम्र छोड़ जाती है नक्श ऐसे चेहरे पर, उम्र छोड़ जाती है नक्श ऐसे चेहरे पर, एक शिकन के माना भी 10,000 होते हैं। उम्र छोड़ जाती है नक्श ऐसे चेहरे पर, एक शिकन के माना भी 10,000 होते हैं। खुद परस्त मत कहना खुद परस्तियाँ कैसी, वाह। खुद परस्त मत कहना खुद खुद परस्तियाँ कैसी, जो उसूल रखते हैं वज़ादार होते हैं। जो उसूल रखते हैं वज़ादार होते हैं। खुद परस्त मत कहना खुद परस्तियाँ कैसी, जो उसूल रखते हैं वज़ादार होते हैं। जिंदगी के सब लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। वाह। इसमें ये शेर था ना, क्या अजब कि हम कोई एक फैसला करें, वाक़ई तो दुनिया में बेशुमार है। तो उस ड्रामे का जिंदगी का की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी। उसने ये थीम जो सॉन्ग था ना वो बड़ा रिलेट कर रहा था, तो उन्होंने वो शेर जो था ना वो दरमियान में भी आता था। काफी सुखन फहम थी, सुखन फहम और बड़ी ज़हीन कि किस चीज़ को कहाँ अप्लाई करना है, ये तस्मीम के अंदर खास बात थी। अब वो अब तो नहीं है, मैं तो ना वो पीटीवी छोड़ चुकी शायद, अब मुझे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उनका काम है, उन्होंने ड्रामे उन्होंने मुशायरे किए थे, आप भी थी मैं भी थी, मेरे पास हैं तस्वीरें। आयदा राजू साहब ने बहुत मुझको टेलीविजन पर प्रोग्राम्स किए, मुशायरे किए। मुदब्बिर रिजवी साहब ने सबसे पहले बुलाया। मुदब्बिर रिजवी साहब ने मुशायरे जब मुनक़िद कराने शुरू किए, महफ़िल मुसालमा और दूसरे भी नातिया महफ़िलें, ये सब मुनक़िद थीं, तो मुझे वो हमेशा बाकायदगी से बुलाते। उस वक्त मैं अभी बैंक में काम करती थी, तो वहाँ मंजर अली खान मंजर साहब होते थे, वो मेरे बड़े मुरब्बी थे। वो उनकी और मुदब्बिर साहब की बड़ी गहरी दोस्ती थी, तो जब होता था मुदब्बिर साहब मंजर साहब से कह देते थे कि वज़ाहत के लेके आना, तो वो टीवी पे सारे महफिलें इससे ज़्यादा आपको मौका बहुत मौका। अच्छा सुनाइए ज़रा
मैं आपको एक आपसे सुनना भी चाहते हैं ना, तो कुछ ज्यादा आपका कलाम भी रिकॉर्ड ये होता है। गजल है, जी। ये बड़ी पसंद आती है, जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं होती और मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे बरसता सुंबुल बेला जूही बन जाता, वाह 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 वाह। ऐसे बरसता जूही सुंबुल बेला जूही बन जाता, काश के बादल मिट्टी की खुशबू भी बन जाता। वाह वाह ऐसे बरसता सुंबुल बेला जूही बन जाता, वाह। काश ये बादल मिट्टी की खुशबू भी बन जाता। मैं हर सम बहार के सारे फूल खिला सकती, मैं हर सम बहार के सारे फूल खिला सकती, बस चलता तो सहने चमन हर सू ही बन जाता। मैं हर सम बहार के सारे फूल खिला सकती, बस चलता तो सहने चमन हर सू ही बन जाता। बहुत अच्छे। जूं तस्वीर वो शेर उतरता वस्त के आलम में, जूं तस्वीर वो शेर उतरता वस्त के आलम में, मैं खुद को फिर याद न रहती तू भी बन जाता। वाह वाह। जूं तस्वीर वो शेर उतरता वस्त के आलम में, मैं खुद को फिर याद न रहती तू भी बन जाता। अच्छा है इंसान इकाई ढूंढ नहीं सकता, अच्छा है इंसान, अच्छा है इंसान इंसान इकाई ढूंढ नहीं सकता, वरना ये आलम शायद आलम हूरी बन जाता। आलम हूरी बन जाता। वाह वाह। अच्छा है इंसान इकाई ढूंढ नहीं सकता, वरना ये आलम शायद आलम हूरी बन जाता। बरसरे आम न खुलता राज हमारी वहशत का, वाह। बरसरे आम न खुलता राज हमारी वहशत का, काश लबे इज़हार हमें अबरू भी बन जाता। बरसरे आम न खुलता राज हमारी वहशत का, काश लबे इज़हार हमें अबरू भी बन जाता। शेर का दामन थाम के चलता उसका ख्याल नसीम, शेर का दामन थाम के चलता उसका ख्याल नसीम, आ जाता किरतास पे हर्फ नमूनी बन जाता। शेर का दामन थाम के चलता उसका ख्याल नसीम, आ जाता किरतास पे हर्फ नमूनी बन जाता। बहुत अच्छे। वाह वाह। ऐसे बरसता सुंबुल बेला जूही बन जाता, वाह। काश ये बादल मिट्टी की खुशबू। और आप एक आध सुनाए हैं, फिर उसके बाद हम अपने नाज़िम से इजाजत लेंगे। अच्छा, तो मैं एक दो वाक़ा आपको सुनाती हूँ। हाँ, एक मैंने आपको सुनाई वाक़ा भी जापानी सिंपल है और ये इतनी मकबूल है, इतनी हाई, और इसमें उसमें 5-7 पार्ट सिलेबस होते हैं, इसमें 5-7 5-7 करके एक छोटी सी नज़्म बन जाती है। तो वो एक वाक़ा मैं आपको सुनाती हूँ। अब जब मिलते हैं ऐसे लगता है जैसे बदले बदले हैं, अब जब मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे बदले 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 हैं, जैसे हम में चाह न थी दिल को दिल से राह न थी। वाह। अब जब मिलते हैं ऐसा लगता है जैसे बदले बदले हैं, जैसे हम में चाह न थी दिल को दिल से राह न थी। एक वाक़ा और है। अब जब ऐसा हो हम तुम मिल ना पाए तो शिकवा मत करना, अब जब ऐसा हो हम तुम मिल ना पाए तो शिकवा मत करना, फिर महसूस करेंगे हम साथ न होने का ये। अब जब ऐसा हो हम तुम मिल ना पाए तो शिकवा मत करना, फिर महसूस करेंगे हम साथ न होने का ये। तो बहुत ही अच्छा लगा। आप आई देर में, लेकिन अच्छा हुआ कि आए। बस मैं अपनी वो मुझे मालूम है, कर दिया, वरना तो
आप लाजमी उसी वक्त आ जाती हैं। तो आपकी हमारी आपको बहुत पुरानी यादें है और मैं हमेशा से आपको, आपकी शायरी को, सभी भाई को, आपके माहौल को, आपकी रफ़ाकत को महसूस करती हूँ और खुश होती हूँ कि इतने अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं। इनसे बात करके दिल हल्का फुल्का होता है, खुशी का इजहार करना चाहती हूँ अगर आप कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश आपकी। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और ज़िंदगी और खुशियाँ बेशुमार और बच्चों की खुशियाँ आपको अता करे। हम तो हम इजाज़त देते हैं अपने सामने बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। से।